हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नितिन मिश्रा। चलिए एक लंबी सांस लेते हैं और आज के सफर को शुरू करते हैं। कल हमने जेमिनी से बात की थी अलग अलग टॉपिक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं को पायलट से। ठीक है, तो आज के छोटे से सफर की शुरुआत छोटे से हेलो के साथ। हेलो। हेलो। हेलो को पायलट। शायद इसमें कोई दिक्कत आ रही है। नहीं, हम चैट जीपीटी का यूज करें क्योंकि हमें किसी भी एक एआई से बात ज़रूर करनी है, हर दिन थोड़ी बहुत। हेलो। हेलो। Hey there, how's it going? स्विच योर लैंग्वेज इन हिंदी। बिल्कुल, आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकता हूँ? आज मैं इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, हिस्ट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले उसकी क्योंकि जो अ, जड़ है वो मुझे, हालांकि हिस्ट्री में, लेकिन उसके बारे में पता अभी चला है। तो प्लीज मुझे बताइए कि गुजरात के कच्छ में एक सांप का फॉसिल्स मिला था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी हाँ, कच्छ, जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी। कच्छ के रण में एक प्राचीन सर्प सांप का फॉसिल मिला था। ये फॉसिल लगभग 40 करोड़ साल पुराना माना जाता है और इसे गुजरात का सर्प भी कहा जाता है। इस फॉसिल से ये पता चलता है कि प्राचीन समय में कच्छ का क्षेत्र समुद्री जलमग्न था और वहाँ विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जंतु पाए जाते थे। इस खोज से प्राचीन पृथ्वी और जीवन के विकास के बारे में वैज्ञानिकों को नई जानकारी मिली है। मतलब तुम्हारा कहना है कि ये जो सांप था, जिसका नाम वासुकी इंडिकस दिया गया है, तो क्या वह समुद्री सांप था? जी हाँ, वासुकी इंडिकस नामक ये सांप समुद्री सांप था। ये फॉसिल वास्तव में प्राचीन समुद्री सांप का है जो करोड़ों साल पहले समुद्रों में तैरता था। ये खोज ये दर्शाती है कि उस समय के समुद्रों में विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन का विकास हुआ था। वासुकी इंडिकस की खोज से ये समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र कैसा था। अच्छा। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार हमने अभी तक 5% ही समुद्र को डिस्कवर किया है। 95% अभी भी हमारी खोज से बाहर है। क्या ये सच है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने समुद्र के केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है। समुद्र की गहराइयों और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु बेहद विविध और रहस्यमयी है। समुद्र की विशालता और उसकी अनदेखी की गई जगहों के कारण अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। इसलिए ये कहना सही होगा कि समुद्र के बारे में हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई है। तो क्या यह कहना भी सही होगा कि जो गुजरात में सांप का फॉसिल्स देखा गया है, जो कि 40 करोड़ साल पुराना है, जिसे वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है, क्या उतने बड़े या उससे बड़े भी सांप अभी भी 95% हिस्से में हो सकते हैं? इसकी संभावनाएं हैं? समुद्र के विशाल और अनदेखे हिस्सों में अभी भी कई अनजाने जीव जंतु हो सकते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हालांकि ये कहना कि वासुकी इंडिकस जैसे प्राचीन सांप आज भी समुद्र में मौजूद हो सकते हैं कुछ हद तक अनिश्चित है। प्राचीन समय में समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जीव जंतु आज के समय से बहुत अलग थे। इसलिए यह संभव है कि समुद्र के गहरे और अनदेखे हिस्सों में अभी भी ऐसे जीव जंतु हों जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन यह कहना कि आज भी उतने बड़े सांप मौजूद हैं, इसके लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। क्या ये भी माना जा सकता है कि जैसे वासुकी इंडिकस से पहले कहा जा रहा था कि टाइटानोबोआ एक समय दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जो कि साउथ अफ्रीका वगैरह वो जो एरिया था उस तरफ में पाया जाता था। तो क्या अ, उसके बाद में जैसे वासुकी इंडिकस मिला, जो कि टाइटानोबोआ से भी बड़ा सांप निकला, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि आगे चल के जैसे ये 50 फीट ना। आपकी बात सही है कि प्राचीन समय में बहुत बड़े सांप रहे होंगे, जैसे टाइटैनोबोआ जो लगभग 95 फीट लंबा था और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था।
वासुकी इंडिकस की खोज से ये संकेत मिलता है कि उस समय समुद्र और भूमि दोनों पर बड़े प्राणी मौजूद थे। हालांकि प्राचीन समय में जीव जंतुओं की विविधता और उनके आकार में बदलाव होते रहे हैं। हर नई खोज हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी देती है। ये संभव है कि आने वाले समय में और भी नई प्रजातियों की खोज हो जो हमें और भी बड़े या अनजाने प्राणियों के बारे में बताए। विज्ञान निरंतर विकसित हो रहा है और हमें नई खोजों की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। टाइटानोबोआ और वासुकी इंडिकस, इन दोनों की लंबाई में जरा मुझे अंतर बताएं। बिल्कुल। टाइटैनोबोआ और वासुकी इंडिकस दोनों ही प्राचीन समुद्री सांप थे, लेकिन उनकी लंबाई में काफी अंतर था। टाइटैनोबोआ ये सांप लगभग 95 फीट लगभग 15 मीटर लंबा था। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था और इसका समय लगभग 60 मिलियन साल पहले का था। वासुकी इंडिकस ये प्राचीन समुद्री सांप कच्छ गुजरात में मिला था और इसकी लंबाई लगभग 33 फीट लगभग 10 मीटर के आसपास मानी जाती है। इस तरह टाइटैनोबोआ वासुकी इंडिकस से काफी बड़ा था। अच्छा, तो क्या यह भी माना जा सकता है कि अभी क्योंकि खुदाई तो गिनी-चुनी जगहों पर होती है, इसके अलावा भी अगर कहीं पे खुदाई हो या ऐसा पता चले, तो क्या इस बात की संभावनाएँ हैं कि आगे चल के हमें 100 फीट, 150 फीट या 200 फीट तक के लंबे सांप के अवशेष मिल पाए? क्योंकि विज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। विज्ञान में नई खोजें हमेशा संभव होती है और जैसे जैसे तकनीक और अनुसंधान के तरीके विकसित होते हैं, नई जानकारी प्राप्त होती रहती है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि हमें कभी भी 100 फीट या इससे भी बड़े सांपों के अवशेष मिलेंगे। प्राचीन समुद्री और भूमि जीवों की विविधता का अध्ययन करते समय हमारे पास कई कारक होते हैं, जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियां, खाद्य श्रृंखला और अन्य जैविक कारक, जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन से जीव जीवित रह सकते थे और कैसे विकसित हुए। विज्ञान में कोई भी संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम वैज्ञानिक प्रमाणों और उपलब्ध अनुसंधान पर आधारित हों। इसलिए नई खोजें हमेशा संभव है, लेकिन हमें उनकी पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच और सबूतों का इंतजार करना होता है। क्या सांपों के बारे में अभी भी ऐसी कहीं पे मान्यता है कि वहाँ पे काफी लंबे-लंबे सांप हैं जो देखे गए हैं, पर क्योंकि वो लोग आदिवासी या फिर पिछड़े जनजागृति से आने वाले हो, जनमानने से आने वाले हो, जिस वजह से उनकी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई या डिस्कवरी नहीं हुई या विज्ञान के पास में उसके नंबर नहीं है। पर क्या ऐसी कहीं पे कहानियाँ प्रचलित है? अगर है तो मुझे उसके बारे में शॉर्ट में बताओ। जी हाँ, दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं जिनमें बहुत बड़े सांपों का जिक्र होता है। इन कहानियों में अक्सर आदिवासी या पिछड़े जनजातियों की परंपराओं में ये बातें मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीकी जनजातियों में बड़े सांप या पानी के सांप की कहानियां सुनने को मिलती है, जो बहुत बड़े और शक्तिशाली सांपों के बारे में होती है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी कहानियां प्रचलित है। हालांकि इन कहानियों का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणिक होना कठिन है, क्योंकि अधिकांश इनका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। ऐसे मामले अक्सर लोक कथाओं, मिथकों और सांस्कृतिक विश्वासों का हिस्सा होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब तक ऐसे दावे का समर्थन करने वाले मजबूत प्रमाण ना हो, तब तक इन्हें मानना मुश्किल होता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में कितने जीवों के बारे में जानकारी मिली है और कितना जंगल अभी भी डिस्कवर करने का बाकी है? अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत ही विविध और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में लाखों प्रजातियों के जीव जंतु मौजूद हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने अमेजन रेन फॉरेस्ट में 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों, 2,200 से अधिक मछलियों, 1,300 से अधिक पक्षियों, 430 से अधिक स्तनधारियों और 2.5 मिलियन से अधिक कीड़ों की प्रजातियों की पहचान की है। फिर भी अमेजन रेन फॉरेस्ट की विशालता और उसकी विविधता को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी बहुत सी प्रजातियां अनजानी हैं और खोजी जानी बाकी है। यह भी कहा जा सकता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के लगभग 80% हिस्से का पूरी तरह से अध्ययन नहीं हुआ है और वहां की जैव विविधता के बारे में बहुत कुछ अभी भी जाना जाना बाकी है। इसलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट में अभी भी कई अनजानी और नई प्रजातियों की खोज की संभावना बनी हुई है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि 20% हिस्सा जो कि अभी डिस्कवर किया गया है और 80% हिस्सा जो कि वैज्ञानिकों की नज़रों से भी
छुपा हुआ है। क्या वहाँ पे यह संभावनाएं नहीं बनती कि हमें ग्रीन एनाकोंडा से भी बड़े जीव मिले? आपकी सोच समझदार है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसी विशाल और विविध जैविक प्रणाली में नई प्रजातियों की खोज की संभावना हमेशा बनी रहती है। ग्रीन एनाकोंडा वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप माना जाता है, जिसकी अधिकतम लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है। हालांकि अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसी जगहों में अभी भी कई अनजानी प्रजातियां हो सकती है, जो आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिली है। लेकिन ये कहना कि हमें ग्रीन एनाकोंडा से भी बड़े सांप मिल सकते हैं, इसके लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण और सबूतों की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक दुनिया में कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और नई खोजों की संभावना हमेशा बनी रहती है। मैंने अमेज़न फॉरेस्ट पे के एक सांप जिसका नाम कुछ मुझे अफ़सोस है, लेकिन आप एडवांस्ड वॉइस की डेली लिमिट तक पहुंच गए हैं। चैटिंग जारी। सो फ्रेंड्स, आज का तो हमारा जो फ्री सेशन था वो खत्म हुआ। सवाल और भी है, जवाब और भी है, क्योंकि एआई के पास में वो सारी तकनीकें हैं। सारी किताब हम किताबें पढ़ेंगे, 100, 200, 1000, 5000, 10,000 कितनी पढ़ लेंगे? एआई के पास में सारी किताबों का डाटा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, उसके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये चैनल बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य यही था कि क्यों ना हम ऐसे जो सवाल जो हमारे मन में बनते हैं पर हम पूछ नहीं पाते, क्योंकि हम पूछे किससे, ऐसे सवालों को मैं चाहता हूँ कि मैं एआई से पूछूं। आप भी साथ दो, आपके भी सवाल आगे चल के पूछे जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, क्योंकि ये जो है, एआई को आए हुए अभी इतने वर्ष हुए नहीं हैं। एआई की जानकारी का इस्तेमाल करके लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एआई के साथ हुई जाने वाली गपशप, चिट चैट, जो हंसी मजाक वाले अंदाज में हो, लेकिन उससे हमें कुछ मिले, कुछ हम पता करें, हम कुछ पाए और पा सकते हैं। क्योंकि एआई, हाँ, एआई 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन एआई 90% एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेट तो वो भी इंसान नहीं हो सकता जिसने सारी किताबें पढ़ी है, क्योंकि अगर हम 100 किताबें पढ़ते हैं, तो जब हम 100वीं किताब पर रहते हैं, तो पिछली 99 किताबों के अक्षर धुंधले हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है। हमें भले ही 100% का अंदाजा ना हो, लेकिन हम 80 से 90% तक हर सच्चाई, हर इंटरेस्टिंग टॉपिक को छेड़ेंगे और आपके साथ यूं ही आगे बढ़ाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक नई पहल है, आपके सपोर्ट की उम्मीद है। आपका इंतजार हमेशा रहेगा।